अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे ड्रग एडिक्शन के बारे में, जिसको साइंस की ज़बान में सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन के ड्रग एडिक्शन क्या एक आदत है या बीमारी है, इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा अपने नाजरीन को जो है ना आगाह करेंगे कि ये किस चीज़ से स्टार्ट होता है और कैसे हम ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि एक शख्स जो कि जिसको लग रहा है कि वो आदत है जबकि वो एक बीमारी बन चुका हुआ है। तो अगर हम मरियम वेबस्टर डिक्शनरी की एक बेसिक और सादा डेफिनेशन की बात करें तो ड्रग एडिक्शन क्या है कि इट्स अ स्ट्रॉन्ग एंड हार्मफुल नीड टू रेगुलरली हैव समथिंग और टू डू समथिंग, जिसमें नशे का इस्तेमाल आ जाता है। जबकि इसकी बाकायदा डेफिनेशन जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रग अब्यूज़ ने सन 2012 में दी, उसके मुताबिक इट्स अ क्रॉनिक रिलैप्सिंग ब्रेन डिजीज़ because it changes the structure and function of the brain and a person continue to use the drug despite knowing that there are harmful consequences। So इसका मतलब है कि सिर्फ ये इंफॉर्मेशन दे देना कि नशा आपको नुकसान पहुंचाता है ना काफ़ी है एक शख्स के लिए कि जो उसका इस्तेमाल मुसलसल कंटिन्यू कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में सोचने समझने की सलाहियत और हमारा जो रिवॉर्ड सिस्टम है ब्रेन के अंदर, जो हमें एक हैप्पीनेस या एक एनर्जी महसूस करवाता है, वो हाईजैक हो गया है। वो रिवॉर्ड सिस्टम क्या है? इट्स अबाउट योर न्यूरोकेमिकल्स इन द ब्रेन। डोपामीन एक केमिकल है जो आपको खुशी महसूस करवाता है और जो कि हम रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ से भी हासिल करते हैं, जैसे कि खाना खाना, घर वालों से मिलना, किसी की खिदमत करना, किसी की हेल्प करना। अब जब आपने नशे का इस्तेमाल किया तो डोपामीन मैनी टाइम्स हायर मिकदार में रिलीज़ होता है और फिर आपके ब्रेन को हाईजैक कर लेता है। अब आपकी वो तमाम एक्टिविटीज़ जिससे पहले आप खुशी महसूस करते थे या रिलैक्स महसूस करते थे, उसमें आपका दिल नहीं लगता है। तो अगर हम बात करें तो जो एक मेन एज है जिसमें सबसे ज़्यादा इस चीज़ का रुझान होता है वो हमारी टीन एज है। वो तकरीबन आप कह लें 12 से लेके और 18 साल वाला जो टाइम है, सबसे ज़्यादा उसमें नशे का इस्तेमाल करने की क्यूरियोसिटी जो है ना वो बढ़ जाती है। और पीयर प्रेशर किस तरह से हमें जो है ना इफ़ेक्ट करता है कि हम इस चीज़ की तरफ आ जाएं। अगर कोई एक क्लास फेलोज़ या ग्रुप ऑफ क्लास फेलोज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उस ग्रुप में एक्सेप्टेबिलिटी हासिल करने के लिए टू लुक कूल, टू बी द पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, इस वजह से ताकि मुझे भी ये लोग अपने जैसा समझें, उस एक्सेप्टेबिलिटी की वजह से आप उसको यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि हार्म परसेप्शन, यानी कि आप उस चीज़ से ख़तरा कितना महसूस करते हैं या उसके नुकसानात को कितना गलत समझते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है अपार्ट फ्रॉम द कॉमन रिस्क फैक्टर्स। अगर हम रिसर्च और लिटरेचर उठा के देखें और पाकिस्तान का लिटरेचर भी उठा के देखें तो आपको सुनने में बहुत मायूब भी लगेगा कि मेडिकल स्टूडेंट्स अपना स्टेमिना बढ़ाने के लिए भी नशे का इस्तेमाल स्टार्ट कर देते हैं। जो लोग किसी सर्जरी से गुजरे हैं उनको अगर जो मेडिकेशन प्रिस्क्राइब हुई है जो कि पेन किलर है और लेटर ऑन वो उस पेन किलर को कंटिन्यू कर रहे हैं विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, तो उसमें भी चांसेस होते हैं। एक शख्स जो स्टार्ट करता है उसको लगता है कि शायद मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, मेरा स्टेमिना बढ़ जाएगा, मुझे नींद आ जाएगी, इस तरह की रीज़न्स की वजह से लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जिस पे आके आपको ख़बरदार हो जाना चाहिए। वन इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ टॉलरेंस, द अदर वन इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ विड्रॉल। टॉलरेंस क्या चीज़ है? साइकोलॉजी के अंदर या ड्रग एडिक्शन के अंदर एक बाकायदा जार्गन है। इसका क्या मतलब है कि आपने इस्तेमाल किया एक मेडिसिन का या किसी इलिसिट ड्रग का और कुछ ख़ास मिकदार, लेट्स सपोज 2 मिलीग्राम आपने यूज़ की। उसके बाद अब आप उस 2 मिलीग्राम से प्रोग्रेस कर गए 4 मिलीग्राम और फिर 6 मिलीग्राम टू गेट द डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट। वो इफ़ेक्ट जो है आपका दिन ब दिन डिक्लाइन जा रहा है। सो इसको हम कहेंगे जी टॉलरेंस डेवलप हो गई है। इसके साथ साथ जब आपने वो चीज़ लेना तर्क की है, आपने ख़त्म कर दी कि अब मैं वो चीज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा और मैंने बस एक फ़ैसला कर लिया, और आपको उसके बाद जो कैफ़ियत महसूस होंगी फ़िज़ियोलॉजिकली, क्योंकि आपकी जिस्म में से उस चीज़ का इखराज हो रहा है, वो ड्रग आपके जिस्म से एग्ज़िट हो रही है, और फिर साइकोलॉजिकली भी, और आपका दिल चाहेगा कि मैं जैसे तैसे उसको दोबारा हासिल कर लूँ। तो इसको हम कहते हैं जी विड्रॉल की कैफियत। ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, और जो एक शख्स इसको इस्तेमाल करना स्टार्ट करता है वो बाय हुक और बाय क्रुक
अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा इस्तेमाल कर रहा है, वो इस सोचने में, इस सोच विचार में वो बैठा है कि आज की मैंने दवा कैसे हासिल करनी है, आज की मैंने ड्रग कैसे हासिल करनी है। वो क्लास में बैठा है तो वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, वो जॉब पे है तो वो रेकलेस मिस्टेक्स कर रहा है, वो एब्सेंट हो रहा है। तो ये सारी रिस्क फैक्टर्स को जहन में रखते हुए और ये सारे जो उसके इफ़ेक्ट्स हैं इसको जहन में रखते हुए आप जान सकते हैं कि आपका कोई बहुत करीबी शख्स अगर इस चीज़ में मुब्तला हो गया, तो अगर वो टाइमली इसका हेल्प लेता है एक बाकायदा मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से जो इस चीज़ में सर्टिफाइड है, तो डेफिनेटली देयर आर गुड चांसेस ऑफ रिकवरी, द अर्लियर द बेटर। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे किस तरीके से बायो साइको सोशल मॉडल जो है ना वो ड्रग एडिक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ना सिर्फ ड्रग एडिक्शन में, इटसेल्फ मेंटल हेल्थ में भी। ये इट्स अ मल्टीट्यूड ऑफ फैक्टर्स, देयर इज़ नॉट अ सिंगल फैक्टर दैट वी कैन एट्रीब्यूट टू। आपके पर्सनैलिटी फैक्टर्स कैसे हैं, आपकी जीनियात, आपकी जेनेटिक मेकअप, अगर आपके खुदा न खास्ता पेरेंट्स में से कोई एक किसी मंशियात का आदी रहा है तो इसका मतलब है ऑटोमेटिकली आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। फिर आप किस इन्वायरमेंट के अंदर आपकी अपब्रिंगिंग हुई है, हाउ यू आर बीइंग रेज्ड, आपके कोपिंग स्किल्स क्या हैं, और फिर इटसेल्फ जो आपने ड्रग इस्तेमाल की है वो कितनी, उसमें इम्प्योरिटीज़ कितनी थी, वो किस टाइम पे स्टार्ट की, आप उम्र के किस हिस्से में थे, ये सारे फैक्टर्स मिल के फिर जो है ना ड्रग एडिक्शन की तरफ ले जाते हैं। ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि बहुत सारे लोग अक्सर ये कहते हैं जी मेरा फ़लाँ दोस्त इस्तेमाल करता है, मेरे चचा इस्तेमाल करते रहे, उनको तो नशा नहीं हुआ। याद रखिएगा 5 फिंगर्स आर नॉट ऑफ द सेम लेंथ, तो हर एक शख्स की वल्नरेबिलिटी डिफरेंट है टू गेट एडिक्टेड। अभी हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो करेंगे मिथ्स जो कि ड्रग एडिक्शन के बारे में मुआशरे में पाई जाती हैं या लोग एट्रीब्यूट करते हैं, जो कि जिसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक होता नहीं है। नंबर 1 इज़ मोरल फेलियर। लोगों को लगता है कि ये सिर्फ एक इखलाकी बीमारी है, ऐसे नहीं है। जैसे कि मैंने इसकी डेफिनेशन के ऊपर बात की, मैंने रिसर्च के ऊपर बात की कि नाउ इट्स एन एविडेंस बेस्ड फैक्ट, इट्स अ क्रॉनिक रिलैप्सिंग ब्रेन डिजीज़। और सेकंड मिथ क्या है कि लोगों को ये लगता है कि क्विटिंग इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ विल, यानी कि आज मैंने अगर सोच लिया है और मैं जो है ना बस छोड़ दूँगा, जबकि हकीकत इसके मुख्तलिफ है। देर आर अ हाई चांसेस दैट यूल गेट रिलैप्स टू द सेम डिजीज़। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह किसी को एस्थमा है या किसी को हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है, पूरे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करने के बाद और मेडिसिन्स लेने के बाद भी रिलैप्स हो जाता है। इसी तरह ड्रग एडिक्शन भी सिर्फ एक विल की बात नहीं होती। हाँ, कुछ लोगों में ऐसे जो है ना हमने रिकवरीज भी देखे हैं जिन्होंने इस तरह से भी छोड़ा है, लेकिन दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल टू एवरीवन। सो होगा क्या कि अगर एक शख्स ने एक अपनी कुव्वत से छोड़ना चाहा लेकिन जब नहीं छूटा तो उसमें एक हेल्पलेसनेस जो है ना वो क्रिएट हो जाएगी। थर्ड जो मिथ की हम बात करेंगे, टू सीक ट्रीटमेंट पर्सन हैज़ टू हिट द रॉक बॉटम। ये एक बहुत गलत अप्रोच है जो मुआशरे में पाई जाती है कि हम ये कहते हैं कि सामने वाला शख्स जब तक कि बहुत जो है ना डाउन बॉटम को हिट ना कर ले, यानी कि हम कहते हैं कि खुद ही जब बिल्कुल सब कुछ इसका बिक जाएगा, जब बिल्कुल इसकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी तब जाके इसको समझ आएगी, तब ये खुद ही जो है ना ट्रीटमेंट की तरफ आ जाएगा। लेकिन याद रखिएगा जितनी भी बात मेंटल हेल्थ की या ड्रग एडिक्शन की या इटसेल्फ डिजीज़, द अर्लियर द बेटर। आप एक मर्ज़ की तशख़ीस करवाने के लिए अगर अर्लियर स्टेज पे चले जाते हैं तो उसके डेफिनेटली उसके ट्रीटमेंट के ओवरऑल इम्पैक्ट अच्छा रहेगा, उसके रिकवरी के चांसेस बढ़ेंगे। जब आप लेटर स्टेज में जाएंगे तो आपके रिलैप्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एंड देन यू कैन नॉट बी एडिक्टेड टू अ प्रिस्क्राइब मेडिकेशन। ये भी एक जो है ना मिथ है कि हम जो डॉक्टर ने दवा लिख के दी हम उसके एडिक्ट नहीं हो सकते। हम हो सकते हैं उसके। नॉट ऑल ड्रग्स बट देयर आर सर्टन कैटेगरीज जिसमें हम एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं। फिर एडिक्ट्स आर ईजी टू आइडेंटिफाई। कुछ लोगों को लगता है कि शायद किसी के चेहरे पे लिखा है या उसके ओवरऑल हुलिये से हमें पता चल रहा है कि जी ये एडिक्शन की तरफ जो है ना शख्स है या ये खातून ड्रग एडिक्शन में मुब्तला हैं। ऐसा नहीं है। माजी में हमें ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स मिलती हैं जहाँ हमें गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर में बैठे हुए लोग वो एडिक्शन का शिकार रहे हैं। उसमें एक खातून की कुछ अरसे पहले डेथ हुई है। रीज़न क्या थी? क्योंकि जो लोग वेट लॉस की तरफ जो है बहुत एक्टिवली परसू कर रहे होते हैं, कुछ लोग उन्हें गलत जब मशवरा देते हैं तो किसी न किसी ड्रग की तरफ, वो स्टिमुलेंट्स स्पेशली उसकी तरफ चले जाते हैं एंड दैट इज़ द रीज़न कि वो एडिक्शन की तरफ जाने के साथ साथ वो फेटेलिटीज़ हो जाती हैं। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल पीपल दैट यूज़ ड्रग्स आर एडिक्टेड। ऐसा भी नहीं है कि जिसने कोई दवा ली और कोई नशा भी शुरू एक दफ़ा इस्तेमाल किया और वो एडिक्ट हो गया। जैसे कि मैंने पहले बताया
कि इट्स अ मल्टीट्यूड ऑफ फैक्टर, देयर इज़ नॉट अ सिंगल फैक्टर दैट वी कैन एट्रीब्यूट टू। सो हर बंदे की वल्नरेबिलिटी डिफरेंट है। अगर एक शख्स जो है वो उसकी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी हुई थी, उसके कोपिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं, उसका एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा है, डेफिनेटली उसके चांसेस टू रिकवर वुड बी हायर देन अ पर्सन जिसको सोशल सपोर्ट भी हासिल नहीं है, एजुकेशन लेवल भी उसका कम है, उसके रिलैप्स के चांसेस ज़्यादा होंगे। सो पर्सन टू पर्सन चीज़ें वेरी करती हैं। जनरलाइज्ड मैं कुछ चीज़ों के बारे में बात करूँगी एंड देन विल बी क्लोजिंग अप दिस सेशन। सो अगर आपने बचपन में देखा है कि आपके बच्चे के अंदर एग्रेशन या एंगर के रुझानात ज़्यादा हैं, तो वहाँ पेरेंट्स को थोड़ा सा फोकस करना चाहिए कि मेरा बच्चा इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रहा है, एज़ कम्पेयर टू अ चाइल्ड जिसका सेल्फ कंट्रोल अच्छा है, जो अपने गुस्से पे कंट्रोल कर पाता है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर पाता है। ये प्रोटेक्टिव फैक्टर बन जाएगा अगर गुड कंट्रोल है। फिर हम बात करेंगे पेरेंटल सुपरविजन, जो कि पाकिस्तानी जो है ना ख़ानदानी निज़ाम के अंदर पहले बहुत एक अहम जुज़ हुआ करता था, बट ड्यू टू द चेंजेस इन द फैमिली सिस्टम अब हमारे यहाँ लोग एक वक्त का खाना भी प्रॉपर बैठ के इकट्ठे नहीं खाते। तो जब ये हमारे यहाँ सिस्टम रहते थे, पेरेंटल सुपरविजन भी स्ट्रॉन्ग रहती थी, और जब एक जॉइंट फैमिली सिस्टम हुआ करते थे तो एक हर पर्सन दूसरे पे एक वॉच रख रहा था। अभी क्या है कि लोग आइसोलेशन में चले गए, बच्चे स्पेशली जब हमने उन्हें बहुत ज़्यादा प्राइवेसी प्रोवाइड की है, तो फिर तो हमें उस टेक्नोलॉजी के ज़रिए वो चीज़ भी अवेलेबल है जो उस वक्त के हिसाब से ठीक नहीं है, जो उस उम्र के हिसाब से ठीक नहीं है। तो पेरेंटल मॉनिटरिंग जिस घर में भी बेहतर है, वहाँ बच्चों के इन चीज़ों की तरफ के जाने के चांसेस भी कम हैं। एंड देन पुअर सोशल स्किल्स। अब ये सोशल स्किल्स क्या हैं? यह है कम्युनिकेशन स्किल्स, आप कैसे बातचीत करते हैं, आपकी फ्रेंडशिप्स बनती हैं या नहीं बनती हैं। अगर आपने महसूस किया है कि बचपन से ही बच्चा अलग थलग रहता है, वो कहता है जी मेरा कोई दोस्त नहीं बनता है, या बच्चे जो हैं क्या कहते हैं मेरा फ़ायदा उठा जाते हैं, तो यहाँ पे आपने उस बच्चे पे फिर काम करना है कि उसके वो स्किल सेट डेवलप हो, क्योंकि लेटर ऑन लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो कोप अप नहीं कर पाएगा अगर ये स्किल सेट कम हुआ उस बच्चे में। एंड देन ड्रग एक्सपेरिमेंटेशन, जिन बच्चों के अंदर एक थ्रिल सीकिंग का एटीट्यूड थोड़ा ज़्यादा होता है, हर चीज़ करके देखने को या एक्सपीरियंस करने का दिल चाहता है, वहाँ चांसेस ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू वो बच्चा जिसने अपनी तमाम तर अपनी एनर्जी कन्वर्ट कर दी है या चैनलाइज कर दी है टूवर्ड्स एकेडमिक कॉम्पिटेंस या स्पोर्ट्स की तरफ लगा लिया। एंड देन अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स एट द स्कूल। स्कूल से मुराद न सिर्फ वो स्कूल जो मैट्रिक तक की तालीम देते हैं, बल्कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उसकी भी हम बात करेंगे कि वहाँ आपने कितना स्ट्रॉन्ग सर्विलेंस सिस्टम रखा है कि अगर आपकी इंस्टीट्यूट के बाहर, स्कूल के बाहर करीबी जगहों पे अगर आपने महसूस किया कुछ ऐसी शॉप्स डेवलप हो गई हैं जहाँ पे बड़ी आसानी से सिगरेट मिल रहे हैं या वेप की चीज़ें मिल रही हैं, सो आपको वहाँ ठटक जाना चाहिए कि यहाँ कुछ सरगर्मी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि बहुत ओपनली उस तरह से तो नहीं होगी तो अंडर द कारपेट। सो डिफरेंट एंटी ड्रग पॉलिसीज़ जो हैं होनी चाहिए इन प्लेस इन द स्कूल। उस कैंपस को ड्रग फ्री कैंपस जो है ना आपको रखना चाहिए। एंड देन ओवरऑल पोवर्टी itself it has a correlation with addiction। वो तमाम मुल्क जहाँ पे गुर्बत ज़्यादा है और वो तमाम नेबरहुड्स, वो तमाम इलाके हैं कि जहाँ पे गुर्बत ज़्यादा है, तो वहाँ फिर एडिक्शन और फिर साथ साथ चोरी और इस किस्म के छोटे छोटे से जराइम, उनका आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है। तो इन सारी चीज़, जबकि इसके कंपेरेटिवली वो नेबरहुड्स जहाँ पे गुर्बत उस तरह से नहीं है, जराइम उस तरह से नहीं है, तो वहाँ पे एडिक्शन भी कम है। इन सारी चीज़ों के साथ हम अपना आज का ये सेशन एंड करेंगे कि एडिक्शन it's not a habit, it's a disease, it develop over time and it's not an overnight phenomena कि ये एक दिन में ठीक हो जाएगी। जिस तरह बनने में टाइम लगा इसको रिकवर होने में भी टाइम लगता है, और आप रिकवरी हासिल कर सकते हैं आफ्टर कीपिंग योर सेल्फ इंगेज विद द रिकवरी ग्रुप एंड इम्प्लीमेंटिंग लाइफस्टाइल चेंजेस, और जो प्रिस्क्राइब्ड स्किल सेट आप लर्न करेंगे थ्रू मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग या जो भी आपका ट्रीटमेंट इदारा आपको प्रोवाइड कर रहा है। थैंक यू।